हेलो बच्चों, वेलकम आप हमारे यूट्यूब चैनल मिरर क्लासेस में। आइए फिर हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10 से रिलेटेड जो हमने साइंस का जो मैंने बैच स्टार्ट किया है उसमें आपको बताया जा रहा है कि प्रत्येक लेसन से 30 क्वेश्चन बताए जाएंगे और उस लेसन से अगर आपको जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जा रहा है 100% गारंटी है कि आपके एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाएंगे। इसलिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन को पढ़ सके। तो ये क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास में आपका जो है क्या है देखिएगा ध्यान से। मैं 17 क्वेश्चन पिछले वीडियो में कर चुका हूँ पार्ट 1 में। ये हमारा दूसरी कक्षा है। दूसरी कक्षा में हम लोग क्या करने वाले देखिए, कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या आर की होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, मान लेते गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। तो ये हमारा गोलीय दर्पण में क्या हो गया, पी हो गया, ये एफ हो गया, या क्या हो गया, सी हो गया। गोलीय दर्पण का क्या हो गया बोलिए, यह गोलीय दर्पण का एक भाग अवतल दर्पण हो गया, है ना जी। देखते हैं इसमें, तो यहाँ से हम देखेंगे कि इसको कहा जाता है फोकस दूरी और इसको कहा जाता है यहाँ से यहाँ तक वक्ता त्रिज्या। तो यहाँ पर आपको चमक रहा होगा, तो यहाँ पे आपको अगर चमक रहा होगा तो मैं आपको बता दूं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, यानी एफ जो होती है वक्ता त्रिज्या की कितनी होती है, वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। तो वक्ता त्रिज्या टोटल यहाँ से यहाँ तक है और फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक है, तो यानी इसकी आधी होती है। यानी वक्ता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, आधी। यानी एफ बराबर r/2, यानी हमने आर को क्या किया, आधा किया, तो वह किसके बराबर आया, एफ के बराबर आया। तो गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी का वक्ता गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है एफ जो होती है वक्ता त्रिज्या आर की क्या होती है, आधी होती है। फिर आगे पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी एफ की होती है। गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या, तो वक्ता त्रिज्या क्या है जी, हमारा ये टोटल है और ये एफ है। तो ये देखो दोनों एफ का डबल क्या है बोलिए, आर है। यानी क्या होती है इसमें दुगुनी होती है, क्या होती है, दुगुनी होती है। यानी हम पढ़ते हैं आर बराबर क्या जी, 2f। आर बराबर क्या पढ़ते हैं, 2f पढ़ते हैं। तो इसी को कहा जाता है गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की क्या होती है, फोकस दूरी की दुगुनी होती है, फोकस दूरी की दुगुनी होती है। आइए तीसरा नंबर यानी 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या वक्ता केंद्र सी पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें कैसे परिवर्तित होती है। तो गोलीय दर्पण का कोई एक भाग ले लेते हैं, अवतल ले लेते हैं या उत्तल ले भी सकते हैं। तो यह पी हो गया, यह क्या हो गया, एफ हो गया और यह क्या हो गया, सी हो गया। जब कोई प्रकाश की किरण अगर प्रधान अक्ष के समानांतर आती है तो किससे जाती है, एफ से होकर जाती है। ये प्रोसेस है जाने का, ठीक है ना। फिर जब कोई अगर प्रकाश क्या होती है बोलिए, ये तो प्रधान अक्ष से समानांतर तो एफ से गया, अगर कोई एफ पर पड़ता है तो प्रधान अक्ष के क्या होती है, समानांतर निकल जाती है। लेकिन जब वही प्रकाश की किरणें किस पर पड़ती है, सी पर पड़ती है, वक्रता केंद्र पर पड़ती है, सी पर पड़ती है, तो यह दर्पण से टकराकर उसी पथ पे वापस लौट जाती है। तो गोलीय दर्पण की वक्ता केंद्र सी पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें कैसे परिवर्तित होती है, तो उसी पथ पर। कैसे होती है जी बोलो, उसी पथ पर, उसी पथ पर क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। फिर आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, किस दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक और वस्तु से बड़ा बनता है। देखिए यहाँ पे बताया गया कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक, तो काल्पनिक और क्या जी, वस्तु से बड़ा बनता है। तो काल्पनिक और वस्तु से बड़ा केवल एक ही दर्पण में बनता है, वह किसमें जी बोलो, अवतल में। किसमें जी बोलो, अवतल दर्पण में। काल्पनिक और वस्तु से बड़ा जब प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु किसमें हो, अवतल दर्पण में हो। और अवतल दर्पण में उसकी स्थान क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए जी बोलो, पी एफ पर होनी चाहिए, पी तथा एफ के बीच होनी चाहिए, पी और एफ के बीच होनी चाहिए। जब यहाँ पे वस्तु को रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक और वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनेगा। आइए फिर बात करते हैं आगे। किस दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक और वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। कौन ऐसा दर्पण है, किस दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बने और क्या बने, वस्तु से छोटा बने। तो काल्पनिक और वस्तु से छोटा जो बनने वाला प्रतिबिंब है वह उत्तल दर्पण में है। किसमें जी बोलो, उत्तल दर्पण में है। काल्पनिक और वस्तु से क्या जी, छोटा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, उत्तल
दर्पण में बनता है। फिर आगे देखिएगा, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। यानी अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अवतल दर्पण में कब किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनता है, तो जब वस्तु को किस पर रखा जाता है, सी पर रखा जाता है, वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनता है। जैसे यहाँ से देखो, फिर यह एफ से जाएगा, फिर ऐसे आएगा तो यहाँ पे बराबर बनेगा, ठीक है ना जी। तो सी पर होना चाहिए। हजामती दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? हजामती दर्पण में जो होता है अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर क्या कह रहा है, देखो, रोगियों के नाक, कान, गला इत्यादि को देखने में डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो रोगी का कान देखना हो, नाक देखना हो, इत्यादि देखना हो तो डॉक्टर जो होता है अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। तो इसका भी आंसर क्या हो गया? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आइए क्वेश्चन देखते हैं। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, वाहनों के अग्रदीप यानी टॉर्च, हेडलाइट, यानी अग्रदीप का मतलब होता है हेडलाइट। अग्रदीप का मतलब क्या होता है? हेडलाइट होता है। तो वाहनों के अग्रदीप, टॉर्च इत्यादि में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहनों के अग्रदीप, टॉर्च इत्यादि में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण, आंसर हो गया आपका अवतल दर्पण। कह रहा है कि सौर भट्टी में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सौर भट्टी में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मैंने सभी लिखवा दिया ताकि आपको सभी याद हो जाए, है ना जी, कोई आपसे छूटे नहीं। गाड़ियों के साइड मिरर, गाड़ियों के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने में, पीछे देखने के आईना कहाँ होता है? जैसे आप बस ड्राइवर के सामने देखिएगा, क्या लगा होता है बोलिए? बड़ा सा शीशा लगा होता है, जिस समय बैठे यात्री का प्रोसेस वो देख सकता है कि कौन यात्री क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो वो पीछे देखने का आईना होता है। तो पीछे देखने के आईने में या साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो इसका होता है उत्तल दर्पण। किस दर्पण का जी? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है? तो देखिए, कौन सा दर्पण जो होता है दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है? तो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, इसलिए उसको साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं आगे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या कैसी होती है? तो हम आपको बता दें, यह ऋणात्मक होती है। कैसी होती है जी? बोलो, ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो इसी का अपोजिट क्या होती है? बोलिए, धनात्मक होती है। धनात्मक होती है। अब धनात्मक ऋणात्मक आपको समझ में आना चाहिए। आइए देखिए, दर्पण सूत्र लिखिए तो 1/v + 1/u = 1/f। यह कौन सा सूत्र है? बोलिए, दर्पण सूत्र है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? बोलो, आवर्धन को किससे सूचित किया जाता है? m से सूचित किया जाता है और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन m का ऋणात्मक मान ऋणात्मक चिन्ह किस प्रकार के प्रतिबिंब को दर्शाता है? मान लेते हैं आवर्धन m है, उसका ऋणात्मक चिन्ह जो होता है किस प्रकार के प्रतिबिंब को दर्शाता है? तो वह जो दर्शाता है वास्तविक प्रतिबिंब को दर्शाता है। किस प्रतिबिंब को? वास्तविक प्रतिबिंब को दर्शाने का काम करता है। आवर्धन का मात्रक क्या होता है? तो यह मात्रकहीन होता है। मात्रकहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ये रहा फर्स्ट लेसन, यानी प्रकाश के प्रवर्तन से रिलेटेड कितने क्वेश्चन? ये हमारे हो गए 35 क्वेश्चन हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में यानी थर्ड पार्ट में जब हम आपके लिए लाते हैं तो फिजिक्स का तो हो गया फर्स्ट चैप्टर का, मैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का मैं आपके लिए क्वेश्चन लाऊंगा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़रूर से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बता दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।